हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। अगर अपन के पास कोई भी कंडक्टर है, उसको हम चार्ज देते हैं, तो जो भी चार्ज है वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो जो भी चार्ज होता है वो आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, साथ साथ पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर चार्ज की वैल्यू इनसाइड 0 होती है तो ऑब्वियसली कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी गॉसियन सर्फेस ड्रा करते हैं तो इंटीग्रल E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। Q इनक्लोज्ड की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। तो फर्स्ट पॉइंट नो डाउन करो। इफ चार्ज इज गिवन to any conducting material, then whole charge distributed on the outer surface of conducting material next point, inside conductor electric field will be 0 if charge is in स्टैटिक कंडीशन। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड तभी 0 होगी जब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। सपोज करो कोई वायर है और वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट क्या है? ऑब्वियसली चार्ज फ्लो होता है, तो इसीलिए हम लोग करंट बोलते हैं। तो चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो वायर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी होगा जब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो कंडक्टिंग मटेरियल हमने लिया है, इसके पास में कोई भी पॉइंट है, लेट से यहां पे पॉइंट P है, तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसको हम लोग गॉसियन सरफेस की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक हमने यहाँ पे सेगमेंट लिया, सेगमेंट का एरिया ds है, तो एक गॉसियन सरफेस कंप्लीट कर रहे हैं। ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गया। अब ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे 3 सरफेस को कंसीडर करना है। ये वाला सरफेस, ये सरफेस और ये कर्व सरफेस एरिया। तीनों से अपन फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा। और आपको पता है टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू है वो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन होती है। Q इनक्लोज्ड क्या है? जो ये हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस हमने लिया है
इसके इनसाइड में कितना एरिया आ रहा है, तो चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। ये चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू आ गई। अब हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहां वाला जो सरफेस है, इस वाले सरफेस के लिए जो फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर के इनसाइड में है और अपन को पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। तो इस वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फ्लक्स 0। अब सेकेंड वाला जो कर्व सरफेस है, यहां पे देखो इस तरह से कर्व सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जो कर्व सरफेस है उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 0 होगी। देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, तो फ्लक्स कितना होगा? E इंटू ds इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से ds कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। पहले इसको नोट डाउन कर लो। ओके, राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर surface of conducting material is sigma upon epsilon naught, where sigma is surface charge density, next point, किसी भी पॉइंट पे जो ये कंडक्टिंग मटेरियल हमने लिया है उसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। राइट डाउन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to surface of conducting material। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि जो एरिया वेक्टर है उससे थीटा एंगल पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हम एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पे है, ऐसा हम मान रहे हैं। अब अगर हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट है जो एरिया वेक्टर का अलाउंग है वो कितना होगा? E cos थीटा
जो सेकेंड कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो कितना होगा, ई साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के थीटा एंगल पे है, ऐसा हमने माना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर दिए, ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, अब देखो किसी भी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है Q इंटू ई, और अगर चार्ज निगेटिवली चार्ज है उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे लेट से स्मॉल q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ई साइन थीटा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसके कारण से कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई साइन थीटा। लेकिन हमें तो पता है कि चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है। किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज फ्लो नहीं करता है, इक्विलिब्रियम में वो रेस्ट में होता है। तो अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में है इसका मतलब ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। क्योंकि अगर फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं है। इट मीन्स क्यू ई साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियसली क्यू और ई जीरो नहीं है, इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो और थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे डायग्राम देखो, थीटा की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर के अलाउंग है, और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। नोट डाउन करो। ओके, अब अगर हम कोई स्फीयर या कोई यूनिफॉर्म बॉडी को चार्ज देते हैं, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन अगर इरेगुलर शेप की कोई बॉडी है, जैसे कि ये डायग्राम बनाया गया है, इस तरह की कोई बॉडी है, तो जहां पे शार्पनेस होगा, जहां पे नुकीला होगा मटेरियल, वहां पे सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां पे जो सरफेस है फ्लैट होगा वहां पे सिग्मा की वैल्यू कम होगी। ऐसा क्यों? जो सिग्मा है वो सरफेस एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सपोज करो यहाँ पे कोई शार्प एज है, यहाँ पे जो इमेजिनरी स्फीयर बनेगा उसका एरिया कम होगा। जब एरिया कम होगा इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगा, और जो फ्लैट सरफेस है वहां पे एरिया ज्यादा है, इट मीन्स सिग्मा की वैल्यू कम होगी। तो नोट डाउन करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी at flat surface is
लेस देन compared to for surface. ओके, अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है क्या, पहले समझते हैं। मान लो कोई एक मेटेलिक प्लेट है जिसको हमने कैपिटल क्यू चार्ज दिया है। इस मेटेलिक प्लेट के पास में कोई पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम इमेजिन करेंगे 1 कूलम चार्ज इंफिनिटी पे है और 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट पी तक हमको लाना है। तो जितना हम वर्क डन करेंगे वही क्या होगा, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब लेट से अभी जो इनिशियल में जो प्लेट हमने लिया है इसको बहुत ही कम चार्ज दिया है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम। तो जब बहुत कम चार्ज दिया है प्लेट को, तो जो वर्क डन होगा पॉइंट पी तक 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये मान लो 2 कूलम चार्ज है इस प्लेट पे और 1 कूलम चार्ज को हम ला रहे हैं, तो हमको वर्क रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में करना पड़ता है। ये भी पॉजिटिव है, जिस चार्ज को हम ला रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, उसके अगेंस्ट में हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अगर अपन को कम फोर्स अप्लाई करना है तो वर्क डन की वैल्यू भी कम होगी। लेकिन अगर हम इमेजिन करो तो चार्ज की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाएं, 1 कूलम, 2 कूलम, इस तरह अप टू 100 कूलम, 1000 कूलम, तो क्या हम 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक बहुत ही इजिली ला पाएंगे? नहीं, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और अगर रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फिर हमको वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा, और वर्क अगर ज्यादा करना पड़ेगा तो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया है, अगर हम एक मेटेलिक प्लेट कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई एक दूसरी प्लेट है जो इंफिनिटी पे है, ऐसा हम इज्यूम कर सकते हैं। इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो इस प्लेट और जो दूसरी वाली प्लेट इंफिनिटी पे है, उन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है लेट से V है। तो जो V की वैल्यू है वो चार्ज पे डिपेंड कर रही है। तभी आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे हम चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो V की वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होती जाएगी। इट मीन्स Q is directly proportional to V. What is V? V is potential difference. अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको अगर हम हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। इस कांस्टेंट को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, तो ये फार्मूला हमको मिल जाएगा Q is equal to C into V। C एक कांस्टेंट है जो कि
किसी भी अपरेटस की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। जैसे बकेट है, अगर छोटी बकेट है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, 5 लीटर 6 लीटर। अगर बड़ा बकेट है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा वाटर वो स्टोर करेगा। तो उसी तरह से अगर हम ये बोलते हैं कि कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। अगर कैपेसिटी कम है तो कम चार्ज स्टोर करेगा। तो कैपेसिटी जो है उसको डिनोट करने के लिए ये जो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसका हम लोग यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को डिनोट करता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एसआई सिस्टम में इसकी जो यूनिट है वो फैराड होती है। ओके, अब हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो C इज इक्वल टू Q/V। तो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को जो हमने चार्ज दिया है और उसके सरफेस पे और इंफिनिटी पे दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो है, उसे क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। ओके, अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटेंस कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा है तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे हम किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं? ओके, यहां पे पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है, अगर पोटेंशियल इंक्रीज करना है तो हमको चार्ज भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना होगा। एक दूसरा तरीका यह है कि अगर हम कैपेसिटेंस इंक्रीज करना चाहते हैं तो V को डिक्रीज कर दो। V की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो C क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो V की वैल्यू हम कैसे डिक्रीज करेंगे। यहां पे हमने क्या किया, एक दूसरी कंडक्टिंग प्लेट रख दिया, इस पे निगेटिव चार्ज है लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव चार्ज है राइट साइड में। तो कोई दूसरा हमने प्लेट रखा है, इंडक्शन इफेक्ट के कारण से चार्ज स्प्लिट हो गया, लेफ्ट साइड में निगेटिव चार्ज आ गया, राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो निगेटिव जो चार्ज है उसके कारण से पॉइंट P पे पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आप सोचो, निगेटिव चार्ज के कारण से। अगर किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के कारण से पोटेंशियल है 10 जूल पर कूलम, निगेटिव चार्ज मान लो उसके पास में है, उसके कारण से उसी पॉइंट पे पोटेंशियल है -3 जूल पर कूलम, तो नेट पोटेंशियल उस पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 7 जूल पर कूलम। अगर निगेटिव चार्ज को हम हटा दें, उसको रिप्लेस कर दें पॉजिटिव चार्ज से, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल कम हो गया वो कम नहीं होगा। तो आपको याद होगा कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है, और निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है। तो ये जो लेफ्ट साइड में जो निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके कारण से अब क्या होगा? निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो जब निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, जब B की वैल्यू डिक्रीज होगी तो C क्या हो जाएगा?
इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू निगेटिव चार्ज के लिए कम है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ज्यादा है। तो निगेटिव चार्ज का जो डोमिनेंस होगा, जो इफेक्ट होगा, वो ज्यादा होगा कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राउंडिंग भी कर सकते हैं। अगर हम ग्राउंडिंग कर देते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड में चला जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में कैसे जाएगा? पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं करता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है। ओके, अर्थ का जो पोटेंशियल है वो 0 होता है। हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ के पास इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अर्थ एक परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल है। अर्थ का जो पोटेंशियल है वो 0 है। यहाँ पे जो राइट साइड में जो प्लेट है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण से बॉन्डेड हैं, वो मोशन नहीं करेंगे। लेकिन अर्थ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे अर्थ का पोटेंशियल 0 है और जो पॉजिटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल। फ्री इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो होगा जब तक कि इसका भी पोटेंशियल क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो अल्टीमेटली ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो वाइनिश हो जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज वाइनिश हो जाएगा तो जो V की वैल्यू है वो और डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था, ये पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा था। अब हमने ग्राउंडिंग कर दिया, अर्थिंग कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज वाइनिश हो गया, सिर्फ निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज के कारण से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। तो याद रखना है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, अब ये जो चार्ज को स्टोर करने वाले डिवाइस हैं उन्हें हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। हर कैपेसिटर की अलग अलग कैपेसिटी होती है। ये उसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है और इस पे डिपेंड करती है कि उनके बीच में मटेरियल क्या है। तो कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट क्या है? कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। जनरली जो अपने घर में डिवाइस यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल, जैसे फैन का एग्जांपल लेते हैं, तो फैन को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा अमाउंट में करंट रिक्वायर्ड होती है। जनरली जो डोमेस्टिक लाइन होती है उसमें जो करंट होता है 5 से 7 एम्पियर होता है। लेकिन अगर हमको फैन को स्टार्ट करना है तो उस कंडीशन में 50 to 70 एम्पियर करंट रिक्वायर्ड होता है। तो फैन को ऑन करने के लिए जो डोमेस्टिक करंट है वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक डिवाइस का यूज करेंगे, एक कैपेसिटर का यूज करेंगे। जब हमको स्टार्ट करना होगा तो वो ह्यूज अमाउंट में चार्ज को फ्लो करवाएगा, तो जो रिक्वायर्ड करंट है वो हमको मिल जाएगा। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर सिंपली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। अब इनके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कैपेसिटर को कई तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो 1 by 1 हम लोग कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। ओके,
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।